गुड आफ्टरनून। आज का हम सबका जो विषय है वो है वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया भी अभी तक हम लोगों ने देखा, जिसमें जनरल डिफेंस के रूप में एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है वादी को उसके अपकृत्यों के लिए। और तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र सम्मति से किया गया अपकृत्य होता है या नहीं। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई जोखिमपूर्ण कार्य करता है जिससे उसे हानि होती है, तो ऐसी हानि विधिक क्षति नहीं मानी जाती, अर्थात वह उसके लिए वाद नहीं कर सकता, चाहे हानि कितनी ही बड़ी क्यों न हो। इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि स्वेच्छा से उठाई गई क्षति विधिक क्षति नहीं होती है, लीगल इंजरी नहीं होगी जिसमें स्वयं से कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। दूसरा है, वाद केवल विधिक क्षति के आधार पर लाया जा सकता है। कोई भी सूट इंटाइटल होगा, वो अगर उसकी लीगल राइट्स का वायलेशन होगा तभी कोई सूट्स इन लॉज कर सकता है। लॉज सूट्स तभी होंगे सूट्स के लॉजेस। संपत्ति से किए गए कार्य से हुए नुकसान के लिए वाद नहीं लाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट था, स्वेच्छा से उठाई गई हानि के लिए सम्मति अभिव्यक्ति या विवक्षित किसी भी प्रकार की हो सकती है। कंसेंट जो है वो चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, वो सम्मति मानी जाएगी। तो पहला हम लोग देखेंगे कि अभिव्यक्ति सम्मति या एक्सप्रेस कंसेंट क्या होती है। तो जब कोई व्यक्ति स्पष्ट शब्दों द्वारा कोई सम्मति देता है या उसे अभिव्यक्ति सम्मति कहा जाता है। अभिव्यक्ति सम्मति से उठाई गई हानि के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक रोगी सर्जन ब से मस्तिष्क का ऑपरेशन करवाता है और ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन से होने वाले खतरों को उठाने के लिए लिखित में अपनी सम्मति देता है। ऑपरेशन सफल नहीं होता, की बीमारी और अधिक बढ़ जाती है, सर्जन पर वाद नहीं कर सकता, क्योंकि ने ब को सर्जरी करने के लिए स्वयं से कंसेंट दी थी। दूसरा है विवक्षित सम्मत इम्प्लाइड कंसेंट। तो विवक्षित सम्मत स्पष्ट नहीं होती, इसका निर्धारण पक्षकारों के आचरण वाद की परिस्थितियों के आधार पर होता है। उदाहरणार्थ, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग और क्रिकेट के खतरा उठाने के खिलाड़ियों की विवक्षित सम्मति होती है। हाल बनाम ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब 1932 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद जो कि इम्प्लाइड कंसेंट के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, मोटर दौड़ देख रहा था। दौड़ में शामिल दो मोटर आपस में टकरा गईं और एक मोटर उछलकर दर्शकों के बीच आ गिरी। घायल हो गया और क्योंकि अब यह भी निर्धारित हुआ कि खतरा उठाने के बारे में की इम्प्लाइड कंसेंट थी, और क्योंकि ऐसे खेलों में खतरे का पुनर्नुमान नहीं किया जा सकता, अतः प्रतिवादी दायी नहीं था। आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का सिद्धांत तभी लागू होगा जब निम्नलिखित शर्तें और कंडीशन फुलफिल होंगी। पहला, स्वतंत्र अथवा स्वैच्छिक सम्मति हो, जहां पर कोई भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट दी गई हो, वहीं पे ये सिद्धांत लागू होगा। यह सिद्धांत स्वेच्छा से हानि उठाने के लिए सम्मति स्वैच्छिक रूप से दी गई हो। सम्मति तब स्वैच्छिक मानेगी जब कोई भी कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस्टेक ऑफ लॉ के आधार पर दी गई हो। उदाहरणार्थ, आर वर्सेस विलियम 1942 के बाद में एक 16 वर्षीय
बालिका बी को संगीत की शिक्षा देता है और ए ने यह कहकर बी की सम्मत ली कि उसकी आवाज़ मधुर करने के लिए करना जरूरी है। बी के साथ निर्णित हुआ कि ए का दोषी होगा क्योंकि बी ने कार्य की प्रगति को ठीक से समझे बिना ही सम्मति दी थी। जब भी कोई व्यक्ति किसी चित्त विकृति अथवा अवयस्कता के कारण अपनी सम्मति देने में असमर्थ रहता है तो ऐसा व्यक्ति के माता पिता अथवा उसके संरक्षक ऐसे व्यक्ति के हित में सम्मति प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है वैध कार्य के लिए सम्मति। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आपराधिक कार्य करने की सम्मति नहीं दे सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि सम्मति वादी ने जिस कार्य के लिए दी हो वह वैध हो, क्योंकि सम्मत देने से कोई अवैध कृत्य वैध नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ आ यह सम्मति देता है कि बा उसे गोली से मार दे। बा आ को बंदूक से गोली मारता है और आ घायल हो जाता है। यहाँ आ के विरुद्ध वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का सिद्धांत प्रयुक्ता नहीं होगा, अर्थात आ बा के विरुद्ध वाद ला सकता है। तीसरा है वाद खतरे की जानकारी अथवा खतरा उठाने की सम्मति नहीं होती। यह सिद्धांत का अर्थ है कि जो सम्मति देता है उसे खतरा उठाने की सम्मति नहीं होती। वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया जिसे जानकारी है उसे हानि नहीं होती, साइंटिस्ट नॉट फिट इंजीरिया। इसलिए इस सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रतिवादी को यह साबित करना पड़ता है कि वादी यह जानता था कि कार्य से खतरा है और वादी ने खतरा जानते हुए भी खतरा उठाने की सम्मति दी। परंतु यदि प्रतिवादी केवल यह साबित करता है कि वादी को खतरे की जानकारी थी, प्रतिरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि खतरे की जानकारी उठाने की सम्मति से भिन्न होता है। इस संबंध में हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा निर्णित स्मिथ वर्सेस बेकर 1891 का वाद उल्लेखनीय है। वादी पत्थर काटने वाले एक कारखाने में नौकर था। वह ऐसी जगह पर खड़ा होकर काम करता था जहां उसके ऊपर से क्रेन द्वारा एक ओर से दूसरी ओर पत्थर के टुकड़े ले जाए जाते थे। वादी और प्रतिवादी दोनों पत्थर के गिरने के खतरे को जानते थे। वादी जब काम पर कर रहा था तो पत्थर क्रेन से गिर पड़ा और वादी घायल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब क्रेन गुजरी तो प्रतिवादी के दूसरे सेवक ने क्रेन गुजरने की चेतावनी नहीं दी, जबकि मालिक द्वारा ऐसी चेतावनी देने का आदेश था। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद किया और यह भी निर्धारित हुआ कि प्रतिवादी नुकसानी के लिए दायी था, क्योंकि वादी को केवल खतरे की जानकारी थी, उसने खतरे से होने वाली क्षति की सहने की सम्मति नहीं दी थी। अपवाद उपेक्षापूर्ण कृत्य बचाव के मामले के सिद्धांत के अपवाद हैं। पहला है उपेक्षा। यह सिद्धांत उपेक्षा के सिद्धांत का अपवाद है। वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया अर्थात जहां प्रतिवादी उपेक्षापूर्ण आचरण द्वारा वादी को क्षति पहुंचाता है, वहां प्रतिवादी यह तर्क नहीं ले सकता कि वादी खतरा जानता था। खतरा जानते हुए उसने खतरे से होने वाली हानि सहन करने की सम्मति दी। सम्मति का यह अर्थ नहीं होता कि प्रतिवादी कोई भी उपेक्षा बरतने के लिए स्वतंत्र है। विधि की मान्यता है कि सम्मति देने के बावजूद प्रतिवादी को सावधानी नहीं बरतनी चाहिए। प्रतिवादी असावधानी से बरतता है तो उसे सम्मति के बचाव का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। यदि किसी व्यक्ति ने शल्य चिकित्सा हेतु सम्मति दी तो शल्य चिकित्सा क्रिया असफल होने पर चिकित्सक के विरुद्ध वाद कोई मामला नहीं बनता। परंतु यदि चिकित्सक की उपेक्षा के कारण शल्य चिकित्सा असफल रहती है तो चिकित्सक सम्मति का बचाव लेकर अपने दायित्व से नहीं बच सकता। जो एक महिला है
जिसके गुर्दे में पथरी है। सर्जन बी से ऑपरेशन कराती है और ऑपरेशन से पहले आ खतरा सहन करने की सम्मति देती है। सर्जन बा ऑपरेशन करते समय उपेक्षा से कैंची आ के पेट में छोड़ देता है और पेट छिल देता है। आ को इससे बहुत हानि होती है। दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। बी दाई होगा। वह यह नहीं कह सकता कि आ ने खतरा सहन करने की सम्मति दी थी। परंतु जहां वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का सिद्धांत लागू होगा, वहां वादी ने प्रतिवादी से बिना पूछे खतरा उठाने का निश्चय किया, अर्थात वादी ने अतिचार करके खतरा उठाया अथवा मामला दुर्घटना का हो। उदाहरणार्थ पद्मावती वर्सेस दुग्गा नाइक 1975 का एक महत्वपूर्ण वाद है, जिसमें जब पेट्रोल पंप टंकी पर जीप तेल डलवा रहा था तो दो अपरिचित व्यक्ति बा और आ सा जीप पर बैठ गए। बोल्ट निकल जाने के कारण जीप के पहिए निकल गए, जिससे जीप लड़खड़ा गई और उलट गई। बा की मृत्यु हुई और सा से को भी काफ़ी चोटें आईं। यह भी निर्धारित हुआ कि न ही जीप का मालिक बा की मौत और सा की चोट के लिए दायी था, क्योंकि यह दुर्घटना थी तथा बा और सा ने स्वेच्छा से जीप पर बैठकर खतरा उठाया था। बचाव के वाद हैं। रेस्क्यू ऑफ केसेस। बचाव के वादों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात यदि वादी अपने को खतरे में डालकर किसी की जान बचाता है और ऐसा करने में कोई क्षति पहुंचती है तो नुकसानी के लिए वाद कर सकता है। इस संबंध में हिंस वर्सेस हार्वुड 1935 का वाद प्रमुख उदाहरण है। प्रतिवादी का नौकर घोड़ा गाड़ी सार्वजनिक मार्ग पर छोड़कर कहीं चला गया। किसी लड़के द्वारा घोड़े पर पत्थर का टुकड़ा फेंकने के कारण घोड़े गाड़ी को लेकर भाग पड़े। वादी एक पुलिस का सिपाही था। उसने जब बिना किसी चालक की घोड़ा गाड़ी दौड़ाते हुए देखा तो उसने सोचा कि यदि घोड़ा गाड़ी रोकी न गई तो जरूर कुछ लोग कुचल डालेंगे। वादी ने गाड़ी को रोक दिया, परंतु गाड़ी रोकने में वह घायल हो गया। वादी ने घोड़ा गाड़ी के मालिक के विरुद्ध वाद किया। प्रतिवादी का तर्क था कि वादी ने स्वयं अपने खतरे में डाला, इसलिए वॉलंटरी नॉट फिट इंजीरिया का सिद्धांत लागू होगा। परंतु न्यायालय ने प्रतिवादी के तर्क को अस्वीकार करते हुए यह निर्णित किया कि वादी नुकसान का हकदार था, क्योंकि बचाव के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता।